या 5 साल पहले भाजपा है, फिर कांग्रेस है, फिर भाजपा है, या फिर कांग्रेस है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो उत्तराखंड एक स्टेट बनने के बाद होना चाहिए था। इन दोनों सरकारों से तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, चाहे कांग्रेस या भाजपा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राशि। JJN के साथ आज की खास चर्चा में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद जी। शोएब अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JJN में। और आइए आज हम इनसे जानेंगे कि पहाड़ पर अब की बार साइकिल चढ़ेगी या नहीं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शोएब जी, आपको एक बिजनेसमैन, कलाकार और मैनेजमेंट के व्यक्तियों में गिना जाता है, माहिर व्यक्तियों में। और तो कैसे आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई, कैसे आपका इसमें चांस बना? नहीं, देखिए, राजनीति मैं तो पहले 88-89 से राजनीति काफ़ी की है। पहले हल्द्वानी शहर अध्यक्ष NSY में भी रहा हूँ और प्रदेश की राजनीति भी की है। उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस की राजनीति की है। राजनीति में रहा हूँ, लेकिन वो शौकिया राजनीति थी। और मैं समझता हूँ कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है, इतना आसान नहीं है राजनीति करना। और उस टाइम पे लगा कि राजनीति, लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा राजनीति को, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी, कारोबार करना था, फैमिली पालनी थी, तो राजनीति से सब कुछ नहीं हो पाता। तो अब उसी फील्ड में, फिर मैं अपने कारोबार की फील्ड में हल्द्वानी में यहाँ पला हूँ, यहीं बड़ा हूँ। और उसके बाद बाहर निकलना पड़ा, बाहर कारोबार किया, सब कुछ किया और हर इंडस्ट्री में काम किया। और सब कुछ करने के बाद फिर वही होता है कि अपनी जगह की याद आती है। और जब बचपन यहाँ गुजरा हो और जब यहाँ के जो राजनीतिक जो समस्याएं जो चल रही थी और जो पार्टी में उछल पलट जो इधर से उधर से उधर जो परंपरा चल रही थी, तो यहाँ के कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि आप आओ और आप हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके आप यहाँ पे राजनीति करो। तो बॉम्बे था, बॉम्बे में अपना कारोबार कर रहा था। वही है, प्यार खींच लाया, अपने लोगों ने बुलाया और आया। और आने के बाद जब जुड़ा राजनीति से और अच्छा मौका मिला, और 2017 में जब मैं चुनाव भी लड़ा पहला विधानसभा का, तो मुश्किल से 4 महीने पहले मैं हल्द्वानी आया था। और कोई सोच समझ कुछ नहीं थी चुनाव की, पहला चुनाव था। चुनाव के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती हैं, आदमी की पूरी लाइफ लग जाती है राजनीति के अंदर, जब जाके उसे एक मौका मिलता है चुनाव लड़ने का। तो मुझे 4 महीने के अंदर एक मौका मिला, वो भी विधानसभा के चुनाव लड़ना। और विधानसभा में भी एक हमारे कद्दावर नेताओं के अगेंस्ट चुनाव लड़ना, और जहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हों उनके सामने चुनाव लड़ना आसान नहीं था, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था। और लोगों का जो प्यार और जो साथ मिला वो सराहनीय है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह लोग मेरे साथ जुड़े थे। तो वही एक प्यार और इज़्ज़त लोगों ने जो दी थी, और जो लोग जुड़े थे, वो प्यार और इज़्ज़त जो थी और जो दिल से जोड़ा था लोगों ने, तो वो ऐसा जोड़ा कि उसके बाद यहाँ से वापस जाने के सोच भी नहीं सकता मैं। तो ये आज उन्हीं लोगों के बीच में मैं यहाँ बैठकर वही राजनीति कर रहा हूँ, और राजनीति करने मज़ा आ रहा है। ये भी एक अच्छा फील्ड है। तो हर चीज़ एक उम्र के साथ और एक जिम्मेदारी के साथ अगर आप करो तो आपको काम करने में मज़ा आता है, दिलचस्पी भी होती है। तो मैंने राजनीति को कारोबार समझ के नहीं किया, पहले कारोबार करा, पहले राजनीति करी थी। राजनीति से मुझे लगा कारोबार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सोच या मेरा नेचर ऐसा नहीं था। तो राजनीति छोड़ के मैं रोज़गार करने गया, कारोबार, नौकरियां की, कारोबार किया। उसके बाद फिर वापस आया, कारोबार करने के बाद राजनीति में आया। तो अब मैं राजनीति को राजनीति की तरह काम कर रहा हूँ, राजनीति को कारोबार समझ के काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग राजनीति को कारोबार समझ के करते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, आप उठा के देखो ग्राफ सारे नेताओं का, ज़्यादातर अगर आप ग्राफ देखोगे तो राजनीति से पहले क्या थे, राजनीति में आने के बाद क्या हुए, और राजनीति में अभी रहते हुए क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गए, किस मुकाम तक पहुँच गए। तो वही मैं समझ, जो आदमी एक अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करेगा या राजनीति को एक कारोबार बना के करेगा, तो वो उसका ध्यान उस विकास पर या उन जनता की तरफ वो कम ही रहेगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जिसका अगर सोच यह है कि मुझे अपने फ़ायदे की राजनीति करनी है, अगर मुझे भी अपने फ़ायदे की राजनीति करनी होती तो आज मैं समाजवादी पार्टी, जब मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। जब से 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, हमारा लोकसभा की सीट ज़रूर हमारे पास हरिद्वार की रही है समाजवादी की, लेकिन मैंने समाजवादी ज्वाइन की है 2017 में, और 2 चुनाव लड़े हैं, विधानसभा भी लड़ा है, उसके बाद मेयर का भी लड़ा है, और उम्मीद से ज़्यादा वोट भी मिला। मैं तो ये कहूँगा उम्मीद से ज़्यादा,
लोगों का प्यार है, इतना वोट मिल रहा है एक नए चेहरे को जो यहाँ ना रहा हो काफ़ी समय से, उसको दिया, लोगों ने प्यार दिया। तो मुझे मज़ा आ रहा है उन लोगों के साथ में रहते हुए, उनके साथ में काम करते हुए, और मैं काम कर रहा हूँ राजनीति के अंदर। तो इस दिलचस्प राजनीति के सफ़र में आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, पॉलिटिकल गुरु? नहीं, ये तो अगर हम गुरु की बात करें तो राजनीति में तो ऐसा कोई गुरु मैं किसी को नहीं मानता। कोई आदर्श जिसको आप फॉलो करते हो? सबसे पहले बात तो ये नफरत थी एक राजनीति नेता के नाम से, कि नेतागिरी होता ना, कहीं अगर 4 लोग बैठ के बात करते हैं, कोई एक आदमी बात कर देता है इसमें कि जिसमें कुछ झगड़ा हो जाए, कोई बात, लोग कहते हैं तू नेतागिरी मत कर। एक अल्फाज ये यूज़ करते हैं लोग बीच में, एक मुहावरा से बना दिया नेतागिरी मत कर। तो नेतागिरी, मैं वो तो कह रहा हूँ कि आप जिस मकसद से चुनाव लड़ रहे हो, अगर आप जैसे मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, अपनी विधानसभा के मैं अगर लोगों के साथ में बीच में रहूँगा नहीं, लोगों के साथ में बैठ के उनकी समस्या नहीं सुनूंगा, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होगा, तो मुझे उस राजनीति करके फ़ायदे क्या है। आज मैं सिर्फ चुनाव लड़ूँ, 5 साल में चुनाव लड़ूँ और 4 साल 6 महीने गायब रहूँ, उसके बीच में ना रहूँ, जनता के बीच में ना रहूँ, उनकी समस्याओं में ना रहूँ, उनकी खुशी में ना रहूँ और मिलूँ ही ना उनसे, तो ऐसी राजनीति करके क्या फ़ायदा। वो तो एक स्वार्थ की राजनीति है कि आप 4.5 साल आप गायब रहो, 6 महीने में आगे जनता के बीच में आगे आओ, हम आ गए, अल्लाह आप हमें वोट दो। तो वोटर भी अब तक जो था ना, ये 20 साल हो गए हमारा उत्तराखंड बने हुए। जिस मकसद से हमारा प्रदेश, हम बात करें हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड की बात करें, जिस मकसद से उत्तराखंड बनाया गया था वो मकसद हल नहीं हुआ। 2 ही सरकारें रहीं, कांग्रेस भी रही और भारतीय जनता पार्टी भी रही सत्ता में। दोनों ने अपने अपने टेन्योर में, 5 साल पहले भाजपा है, फिर कांग्रेस है, फिर भाजपा है, या फिर कांग्रेस है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो उत्तराखंड एक स्टेट बनने के बाद होना चाहिए था, और जिससे एक उस नक्शे में हमें हिंदुस्तान के एक उस हमारे राज्य का वो दर्जा होना चाहिए था। अगर आज आप हिमाचल की बात करो तो आपको हिमाचल का जूस केरला में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा हिमाचल का एप्पल जूस। हमारे प्रदेश से बागबानी ख़त्म हो गई। आप देखो, आप चले जाओ, मुक्तेश्वर बेल्ट थी, सेब के बगीचे, नाशपाती के बगीचे, वो फल की वैरायटियाँ ख़त्म हो गई, प्लम, खुबानी और कायफल, ये जो चीज़ें आती थी वो सब ख़त्म होती आ रही हैं। बागबानी ख़त्म कर दी हमारे प्रदेश ने। कोई ऐसी पॉलिसी इन दोनों सरकार पार्टियों ने नहीं बनाई जिससे कि हमारे यहाँ बागबानी को बचाया जा सकता था। दुर्भाग्य है प्रदेश का, यहाँ की जनता का, कि इन दोनों सरकारों ने, आप मेडिकल की बात करो, पहाड़ों के अंदर आदमियों के घर तक जाने का रास्ता नहीं होता है। वो पतली पतली बडियों से पैदल चल चल के आदमी घर पहुंचता है, किसी तरह रोड पहुंचता है, रोड के बाद जो नियरेस्ट गांव होता है वहाँ पहुंचता है। चिकित्सा की कहीं पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी के लिए वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है उन जगहों पर। जिस प्रदेश में अगर जनता की जान की कीमत ही नहीं समझी जाती, उस फील्ड में उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो यहाँ के नेता हों, कभी इस फील्ड में उन्होंने सोचा ही नहीं है। एक मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि हर जहाँ पर मैं समझता हूँ कि 200-250 की आबादी भी है, तो वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल, फर्स्ट एड के लिए एक इमरजेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जिससे हम विकास की बात करते हैं, हम कहते हैं उत्तराखंड का विकास, ये दोनों पार्टियों में विकास नहीं है। विकास उस दिन होगा जहाँ पर 200-250 की आबादी में भी एक सरकारी नर्सिंग होम होगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा, जो कम से कम यह है कि हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिए या जूनियर शिक्षा के लिए जो होना चाहिए। जगह सब है हमारे पास। आप देखिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है उत्तराखंड के अंदर। तो एक एजुकेशन और मेडिकल, इन दोनों में दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। विकास तो बहुत दूर की बात है। जो एक आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, सबको ज़रूरत पड़ती है। नेताओं का क्या होता है, आज नेता बीमार होता है, वो दिन अस्पताल में भी नहीं जाता। इन पार्टियों के नेताओं से अगर कहो कि जो अस्पताल तुमने बना के दिए हैं, ज़रा जाके तो उस, अगर तुम्हें भगवान अगर कोई ऐसी बीमारी हो, जाके एडमिट होकर दिखाओ ना अस्पतालों के अंदर। तुम अपनी बीमारियों के लिए यहाँ अस्पतालों में जाते हो, यहाँ से रेफ़र होते हो, अपना एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से यहाँ से शिफ्ट होते हो, जौलीग्रांट शिफ्ट हो रहा है, जौलीग्रांट से दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो। अरे आप भी इंसान हो, और एक गरीब जनता जो रह रही है, जो आपका वोटर है, जो आपके प्रदेश का, जो हमारे प्रदेश का नागरिक है, वो भी यहीं का इंसान है। उसकी जान की भी कीमत समझो, उसके लिए भी कुछ सोचो। ये दोनों सरकार असमर्थ रहे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया, बागबानी कुछ नहीं कर रही। कोई ऐसा रोज़गार नहीं है हमारे प्रदेश के पास जिसमें हम कह सकें कि हाँ, कि हमारे प्रदेश की एक ऐसी चीज़ है, हम कहें कि उत्तराखंड की ये चीज़ मजबूत। अब टूरिज़्म देखो, हमारे पास है क्या, टूरिज़्म है।
टूरिज़्म भी हमारा बिल्कुल फेल होता जा रहा है। उसमें हमारा टूरिज़्म को चलाने के लिए भी प्रदेश का बहुत महत्व रोल रहता है कि किस तरह टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। उसमें लिए सरकारें कुछ सोचती भी नहीं है, कुछ करती नहीं है। जिसका होटल है, जिसने पैसा लगा दिया है, होटल चला रहा है, अपने भरोसे चला रहा है। कोई ऐसी स्कीम्स नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है हमारे यहाँ कि अगर आप कोई टूरिज़्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो कि हम आपको ऐसी सब्सिडीज़ देंगे, आप ऐसे होटल्स बनाते हो तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। कोई किसी का रुझान नहीं है कि कारोबार हमारे यहाँ किस तरह करना चाहिए। तो ये प्रदेश का, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दुर्भाग्य है। ये प्रदेश बनने के बाद हम लोगों के, जो हमारे यहाँ के नागरिक थे, हमारे प्रदेशवासी थे, उनको भरोसा टूट चुका है इन दोनों सरकारों को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वोट बैंक की राजनीति करी है। और जो पक्ष में होता है वो तो कुछ करते नहीं है, जो विपक्ष में होता है वो भी चुप्पी साध के इसलिए बैठ जाता है कि जब मेरी सरकार है तो वो तू कुछ नहीं बोलेगा, तेरी सरकार है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये जो एक चीज़ यहाँ चली आ रही है इस प्रदेश के अंदर, वही एक बदकिस्मती है जो यहाँ का कोई हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। अगर पक्ष काम नहीं कर रहा तो विपक्ष को इतना मजबूत होना चाहिए कि अपने ज़ोर पर विपक्ष, अपनी आवाज़, इतना दम होता है उसकी आवाज़ में कि वो अपने दबाव में वो काम कराए पक्ष से। अगर विपक्ष नहीं कर रहा है तो पक्ष भी चुप, विपक्ष भी चुप, दोनों चोर चोर मौसेरा भाई तो आपस में चुप बैठे हैं, पिस रही है जनता। ये बहुत बड़ी कमी भी है उत्तराखंड के अंदर, समझ में आती है कि हमारा इस फील्ड के अंदर इन दोनों सरकारों से तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, चाहे कांग्रेस या भाजपा हो। अगर हम बात करें पार्टी की, भाजपा या कांग्रेस की भी मैं बात नहीं करता हूँ कि पार्टी कर चला कौन रहा है या पार्टी पे कैंडिडेट कौन है, उस पर बहुत मैटर करता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आज भाजपा का कि हम पार्टी को बुरा कहें। कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट अगर अच्छा है तो काम अच्छे कर सकता है और अपनी पार्टी से करा भी सकता है। तो ये कैंडिडेट की भी कमी रही है, कैंडिडेट्स की भी कमी रही है और पार्टी की कमी रही है। अगर कैंडिडेट सही होंगे तो पार्टी भी सही चलेगी। तो चला तो कैंडिडेट से रहे ना पार्टी को, आदमी चला रहा है पार्टी को भी। पार्टी कोई एक अपने आप में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, चलाने वाले इंसान ही हम लोगों के बीच के ही हैं। जिस दिन ये सुधर जाएंगे तो उस दिन मैं समझता हूँ प्रदेश का भाग्य हमारा बदल जाएगा। जी, तो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो आप लड़ेंगे इस बार और इस पे आपके क्या विचार हैं? बहुत ज़रूर लड़ूंगा। 5 साल से मैंने यहाँ अपने उन लोगों के बीच में लोगों की ज़रूरतों को समझा है और जो हल्द्वानी में जिस तरह यहाँ के नेताओं ने जो वादे किए हैं जनता से और जिन वादों के आधार पर जीते हैं अभी तक, और वो अभी तक आज से 20 साल में तो पूरे करे ही नहीं है, उन्हीं वादों को लेकर फिर मैं जनता के बीच में जाऊँगा। तो मेरा अपना कोई ज़ाती तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव लड़ना मेरा मकसद है कि नहीं मैं चुनाव लड़ना ही लड़ना है, ऐसा नहीं है। जिस दिन मैंने पिछले चुनाव में भी मंचों से ये बोला है कि जो वादे जिन नेताओं ने यहाँ पर जनता से किए हैं, जनता के बीच में जाके किए हैं, कि जो पहला उनका घोषणा पत्र था 2001 में भी था और 2020 तक भी चला आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कट जाती कि हाँ हमने ये कहा था, हमने ये पूरा कर दिया है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी मैं चुनाव लड़ता रहूँगा, उन नेताओं के आगे आता रहूँगा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ता रहूँगा जब तक जनता का वो काम नहीं हो जाते। हाँ, जो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो वादे, जो जनता की मूलभूत सुविधा हैं, जो जनता की, जो पूरे हिंदुस्तान में जो चीज़ें सहूलियतें लोगों को मिल रही हैं, वही हमारे प्रदेश में, वही हमारे क्षेत्र में, वही हमारे हल्द्वानी शहर की उन जनता को भी जो मिलनी चाहिए वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। जो सरकार देगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी दे या कांग्रेस दे, मैं उस दिन चुनाव लड़ना बंद कर दूँगा, उन पार्टी के साथ जाके बैठ जाऊँगा। लेकिन मेरा कोई शौक़ नहीं चुनाव लड़ने का, लेकिन चुनाव जब तक लड़ूंगा जब तक जनता के वादों को ये नेता पूरा नहीं करेंगे। मेरा मकसद जनता को लेकर है, मेरा कोई ज़ाती ऐसा कोई चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं है। चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, समय देना पड़ता है। मैं समझता हूँ राजनीति में जितना समय दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ इतना आसान नहीं राजनीति करना। लेकिन अब जब घुसे हैं राजनीति के अंदर और जो जनता साथ घुसे हैं, उनसे मिले हैं, बात की है, तो भरोसा तोड़ना नहीं है जनता का। आज जनता जुड़ी है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना है, उसको कामयाबी दिखा। कोशिश यही है कि एक दिन तो कामयाब होंगे और जनता समझेगी इस चीज़ को। जी, प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा है? कोई फ़ायदा या नुकसान आपकी पार्टी को? नहीं, पार्टी कौन सी पार्टी आती है, किसको फ़ायदा नुकसान, जितने दिए होते हैं रोशनी उतनी होती है। बहुत अच्छी बात है जितनी पार्टियाँ हैं यहाँ पर। मैंने भी आपसे जैसे खुद कहा, मैं अब समाजवादी पार्टी में हूँ, तो मैं खुद कहता हूँ कि मैं मैटर करता है कैंडिडेट। अब कौन पार्टी, किस पार्टी से कौन कैंडिडेट आ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जे न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब आप पार्टी मत देखो, आप देखो आप वोट किसको दे रहे हो, वो कैंडिडेट आपके लिए क्या कर सकता है और उसकी सोच क्या है। अब वो आए, आम आदमी पार्टी है, बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी है, यूकेडी है, बीएसपी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पार्टियाँ और अभी 1-2 पार्टियाँ और आ रही हैं
देखते रहो, छोटी छोटी स्टेट्स रीजनल पार्टीज और आएंगी। अच्छी बात है, जितने दिए होंगे इतनी रोशनी होगी। और इस बार लेकिन कैंडिडेट देख के ही मैं समझता हूँ जनता चुनेगी। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, ऐसे दौर से गुजरी है जनता। अभी पहले नोटबंदी से परेशान थी, उसके बाद आज हमारी जीडीपी स्तर कहाँ पहुँच गया है देश का। रोज़गार के जो वादे किए सरकारों ने, वो रोज़गार सारे विफल हुए हैं। पार्टी इन सरकारों के रोज़गार दे नहीं सके, छीनने की बात करते हो। नौकरियां लोगों की चली गई हैं, उसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। अभी कोरोना काल आया, ऐसी हमारी जो स्थिति पूरे देश में, जिस तरह लोग सभी परेशान रहे, तो ये सरकारों की ही जिम्मेदारी बनती है। जो सरकार जिस टाइम पर होती है कि वो अपनी जनता को किस तरह उस टाइम पर साथ दे, उनके साथ में खड़ी हो, उसमें हर तरीके से विफल रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो ये सब फेल हो चुके हैं, इनके बस की बात नहीं है। इन लोगों को खुद बैठ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ एक ये बात करते हैं, अभी कृषि बिल लेके आए हैं, ऐसा एक बिल आना चाहिए कि जो आदमी चुनाव जीतकर, जिस जनता के वोट से चुनाव जीतकर आता है, तो उस जनता को एक ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जिसने जिसको कुर्सी में बैठाया उसको उतार के फेंकने का भी उस जिम्मेदारी उस जनता को मिलनी चाहिए। ऐसे गजट लेकर आए ना, जब इन नेताओं को पता चलेगा काम कैसे कराया जाता है। ये तो आज चुनाव जीतते हैं तो ये 5 साल ये लगता है ज़िंदगी हमारी अब ऐसे कटेगी, तो 4.5 साल मिनटों में निकल जाते हैं। अब जब 4.5 साल के बाद जब फिर दोबारा चुनाव आता है, फिर इनके अंदर जोश आता है कि लड़ेंगे चुनाव। तो इनको अपने मिजाज बदलने पड़ेंगे, जनताओं के बीच में जनताओं के काम करने पड़ेंगे, जब भी चुनाव जीत सकते हैं। तो अब जनता बहुत होशियार है, अब जनता सब कुछ सोच समझ के देखेगी, फैसला करेगी कि वोट किसको देना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसी को चुनो जो आपका काम आ सके, या आपके लिए बोल सके, या आपके लिए कोई काम करने के लिए कोशिश कर सके, झूठे वादे ना करें। जी, लोगों का कहना है कि आप बहुत सक्रिय हैं, लोगों के मुद्दों से आपकी बहुत दूरी रहती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुद्दों से दूरी रहती है, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे आपकी दूरी रहती है। कौन कहता है दूरी रहती है? मैंने 2001, अब मैं सवाल आपका अच्छा है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा सवाल किया आपने। 2017 में मैंने अपनी पार्टी का इलेक्शन ऑफिस खोला था चुनाव पर। उस दिन से आज तक वो ऑफिस बंद नहीं हुआ है। सुबह खुलता है, रात को 10 बजे तक ऑफिस खुलता है, लोगों के काम होते हैं। और उस ऑफिस के अंदर ये पूछ के नहीं कराया जाता कि तुम किस पार्टी से आए हो, तुमने किसको वोट दिया था। जो आदमी फरियादी आता है, चाहे जैसा भी काम होता है, काम तो देखो ऐसा कोई ताकत तो है नहीं हमारे पास। हम लोग एक ज़रिया हैं, वो थाना, चौकी, तहसील, अस्पताल, यही काम रहते हैं उन जनताओं के। तो हम एज ए ज़रिया उनके लिए काम करते हैं। जो उनकी, अगर कभी कोई आदमी गलत किसी चीज़ में फंस रहा है, या कोई गरीब आदमी की सुनवाई किसी विभाग में नहीं हो रही है, वो हम अपने कार्यालय से करवाते हैं। टीम है हमारे पास, हम जाते हैं। और कभी ऐसे लोगों का साथ भी नहीं देते, चाहे वो नशे के पूरे खिलाफ हम लोग हैं, मुखालफत करते हैं। कभी किसी नशे स्मैक या की इसके कोई पैरवी नहीं करते। हाँ, किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो उसके साथ खड़े होते हैं, या किसी के लिए कोई अधिकारी काम के लिए नहीं सुन रहा, जो जायज़ काम में नहीं होता, उसके लिए हम खड़े होते हैं। तो कौन कहता है कि मुद्दे से दूरी रहती है? मुझसे ज़्यादा तो चुनाव कार्यालय में एक पार्टी, आज ये भारतीय जनता पार्टी का भी ऑफिस भी, आज जबकि प्रदेश में सरकार है, इतनी देर नहीं खुलता होगा या इतने लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जाती होंगी जितनी समस्याएं मेरे कार्यालय में सुनी जाती हैं। ना ही कांग्रेस का कोई ऑफिस ऐसा होगा, जबकि हमारे यहाँ की मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं, कि उनका कोई ऐसा कार्यालय बता दे, कोई आदमी जाता अपनी समस्या लेके वहाँ पर उसका निस्तारण होता हो। तो ऐसे कोई पार्टी का कोई कार्यालय नहीं है। मेरा कार्यालय जिस दिन से खुला है उस दिन से बंद नहीं हुआ है। और लोगों की समस्याएं होती हैं, और लोगों की वहाँ पर बैठ के, जो चाहे परिवार विवाद है या जो भी चीज़ है, जिस तरह मैं काम आ सकता हूँ, वो काम मैं बखूबी, मैं समझता हूँ, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ये जनता समझती है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। और मैं भी एक इंसान हूँ, अपने इंसानियत होने के नाते जितना समय दे सकता हूँ पूरा समय मैं जनता को दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ, फालतू के मुद्दों में मैं नहीं घुसता हूँ। आप जो आपके, अगर आपने कोई मुद्दे नहीं होते, तो जैसे कि ज़बरदस्ती या कोई आप पुतले फूंकना, रोड जाम करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, भीड़ों को ले आके इकट्ठा करके लोगों को घेराव करना, मैं उसको, वो राजनीति पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मकसद है लोगों के काम से। अगर काम बिना घेराव के हो रहा है तो काम से मतलब है, काम करना चाहिए। काम हो रहा है, मैं कहीं नहीं दिख रहा हूँ, तो मुझे इसको दिखावा नहीं चाहिए। मुझे काम से मतलब, उसका काम हो गया, मैं दिखावा करना नहीं चाहता। मैं अखबारों में कम दिखाई दूंगा आपको। मैं एक चीज़ है आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आता है कि अगर आप किसी की मदद करो, एक हाथ से आप मदद करो ना, दूसरा हाथ को पता नहीं चला जाए हमने किसी की मदद करी है ना। मैं कभी, चाहे मदद हो या किसी का काम हो, मैं उसको कभी सोशल मीडिया हो या किसी अखबार के माध्यम से कहीं पब्लिश नहीं करता। मैं, हाँ, ये मैं अपनी तसल्ली मिलती है, मैं लोगों का काम कर रहा हूँ, मुझे एक सुकून है, रात को सुकून से आगे सोता हूँ
कि हाँ दुआएं मिल रही हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं उसका दिखावा नहीं करता, इसलिए हो सकता है कि आपकी बात थी मैं कहीं दिखता नहीं हूँ, मैं दिखता कम हूँ, लेकिन लोगों के काम में बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में। जी, इस वक्त रेलवे नोटिस काफ़ी चर्चा में है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, रेलवे के मुद्दे की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है। पहले 2007 में भी हुआ, ये मुद्दा चला था, और ये मुद्दा भी जो है, ये सरकार, जो हमारी सरकारें रही हैं, ये उनकी बहुत बड़ी देन है इसमें। अगर हम इस चीज़ के खिलाफ है के फेवर में नहीं है कि अगर हम किसी की सरकारी संपत्ति में अगर हम बैठे हैं और उससे कोई विकास रुक रहा है और हम उसको विकास के आड़े आ रहे हैं, और तो वो काम कभी हमें करना नहीं चाहिए। रेलवे अभी तक अपनी भूमि दर्शा ही नहीं पाया कि उसकी भूमि कौन सी है, जिसमें नगर निगम को पार्टी बनना चाहिए यहाँ की, और स्टेट गवर्नमेंट को बनना चाहिए। हम तो पहले भी एक बात ये कही थी कि अगर कोई आदमी रेलवे की ज़ाती ज़मीन में बसा हुआ है गैर कानूनी तरीके से, उसको वो जगह खाली करनी चाहिए। हम भी इसकी फेवर में, वो खाली करवाइए आप उसकी। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो एक आदमी 20-25 साल से जिस जगह रह रहा है या 40 साल से रह रहा है, अगर उसको वो जगह खाली करनी है तो सरकार पुनर्वास कराने की जिम्मेदारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वो स्टेट गवर्नमेंट को उसको कहीं बसाने के लिए कोई जगह देनी पड़ेगी। वो आदमी कहाँ चले जाएगा जो 25 साल से 30 साल से रह रहा है? और रेलवे अगर आज कहती है कि मेरी ज़मीन इधर 500 फीट या 700 फीट पे जो खंबे गाड़ दिए कि ज़मीन मेरी है, और राजस्व विभाग, ये भी बदकिस्मती है यहाँ की कि यहाँ का तहसील विभाग खड़े हो गए खंबे लगवा रहा है रेलवे के साथ में कि ये जगह हमारी है, और हमारे पास वो नक्शे मौजूद हैं जहाँ पर नज़ूल की जगह के अंदर रेलवे ने खंबे लगाए हैं। एक तरफ आप टैक्स ले रहे हो उस जगह का, यहाँ का रेवेन्यू बोर्ड एक जगह से टैक्स ले रहा है, नगर निगम वहाँ पे टैक्स ले रहा है, नगर निगम की वहाँ सिविल लाइन पड़ी हुई है, नगर निगम की वहाँ सारी फैसिलिटीज़ लाइट लगी हुई है, नगर निगम के वार्ड वहाँ पर हैं, टैक्स आप वहाँ पर ले रहे हो, और आप जब रेलवे कह रही है जगह हमारी हद पे है, तो आप जाके बात क्यों नहीं करते हो रेलवे से आपकी जगह कौन सी है? अरे मैं तो कह रहा हूँ रेलवे अपना नक्शा लेके बैठे, यहाँ का नज़ुल विभाग स्टेट गवर्नमेंट अपना नक्शा लेके बैठे, पहले अपना तो एरिया चिन्हित करें कि जगह कौन सी किसकी है, और रेलवे के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिस प्लान के तहत वो यहाँ काम कराना चाह रहा है। ये जिन वो है जो चुनाव से पहले निकलता है, ये राजनीतिक जिन है, ये कांग्रेस और भाजपा इसी में खेल करती हैं। पिछले बार चुनाव से पहले लोगों ने ऐसा डर बैठा दिया लोगों के दिमाग में कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो ये हो जाएगा, और दिखा भी दिया गया, खंबे तक गड़वा दिए गए। 4 साल क्यों गायब हो गए वो खंबे? अगर रेलवे की ज़रूरत थी तो रेलवे ने वो जगह ली क्यों नहीं? जगह हो तो लेगा ना रेलवे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को वो वोट बैंक मिलता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों करेगी उस जनता के लिए? वो भी उसी आग में अपनी रोटियां सेक रही है। जो काम सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने जो वादे किए थे, और कांग्रेस ने कहा था कि ये हमारे रहते हुए कुछ नहीं होगा, ये मलिन बस्ती भी घोषित हो गई है, आपको मालिकाना हक भी दिया जा चुका है, और मैं सरकार हूँ, सत्ता में हूँ, प्रशासन जो मैं कहूँगा वो सुनेगा, सब हो गया। तो आज 4 साल के बाद दोबारा नोटिस क्यों आ रहा है? अगर वो सब कुछ हो चुका तो आपको जवाबदेही बनती है। यहाँ के क्षेत्र विधायक की बहुत बड़ी जवाबदेही है, और जो लोग उनके लिए वोट मांगने जाते हैं उस जनता के बीच में, वो भी उतने ही बड़े जवाबदेही हैं कि हाँ हमने वोट दिलवाया था यहाँ से, जिस आधार पर आप जीत के आई हो, जिस जनता के वोटों से आप जीती हो, तो उनको आपने झूठा आश्वासन दे के वोट लिया था। तो दोबारा ये खंबे नोटिस क्यों आ रहे हैं? आप शांत क्यों हो? आज 9 तारीख से अब तक आज 30 तारीख हो गई है। हमारे क्षेत्रीय विधायक यहाँ के नेता प्रतिपक्ष जी एक बार उस जनता के बीच में नहीं गई। तो जो जनता की समस्याओं में नहीं जा सकते, और जाओगे किस मुंह से आओगे? आपने तो वादा किया था, आपने तो आश्वासन दिया था वहाँ पर। हो सकता है ये भी डर हो कि जनता के बीच में जाके आज मैं फिर कैसे कहूँगी कुछ नहीं होगा, और या आप ये कह सकते हो कि मैं तो सत्ता में ही नहीं हूँ, मैं विधायक तो हूँ लेकिन सत्ता में नहीं हूँ। अरे यहाँ तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, आपको सत्ता में नहीं आ रहे, अब नेता प्रतिपक्ष हो, सत्ता में नहीं भी हो तो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हो। आपने एक बार भी विधानसभा में आवाज़ उठाई? अरे आपने विधानसभा में आवाज़ उठाते, सरकार के पास इस मुद्दे को रखते। सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे भी ये विभाग है, रेलवे की ज़मीन कितनी, हम तो ये बात कर रहे हैं रेलवे अपना ज़मीन अपना आधार दिखा दे कि सरकार को कि ये आधार हमारा है, और हम लोग उसमें बैठ के डिस्कस करें। पार्टी 1-2-4 जो हमारे प्रतिनिधि भाई हैं और लोग भी हैं वहाँ पर, सब लोग बैठे हैं, डिस्कस करें कि रेलवे कितनी भूमि आती है, जितनी भूमि आती है लीगल तरीके से वो रेलवे को देनी चाहिए। और अगर उस हद में कुछ लोगों के घर आते हैं, उनको पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको बसाए और जगह खाली कराए, इसके हम फेवर में। लेकिन नाजायज़ तरीके से अगर ये कोई तोड़ने की बात करेंगे, या रेलवे वाले हों या कोई भी सरकारें हों, तो इतने आसानी से नहीं तोड़ने देंगे, और कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। जो कोर्ट की हम बहुत सम्मान बहुत आदर करते हैं,
पहले भी 2017 में हम लोग स्टे लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट से, और अभी भी हम लोगों ने कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसके लिए कोर्ट में जाएंगे। तो ये कोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है, न्यायालय, जिस पे हम लोगों को पूरा भरोसा है कि उस गरीब जनता को न्याय मिलेगा। इन सरकारों के जो मुनसिबे हैं इनके, जो जिसके कंधे पे बंदूक रख के ये लोग चलाते हैं इलेक्शनों में, अब वो इतनी आसानी से चला नहीं पाएंगे। जी, तो 2017 के चुनाव में आपको लोगों का इतना प्यार मिला, आप तीसरे नंबर पे भी थे, तो इस बार आपकी क्या तैयारी है चुनाव को लेके? ठीक है, तैयारी क्या होती है, हर आदमी, अब मैं तो अपने हिसाब से पूरी तरह काम कर रहा हूँ। अब जो वोट जिसको देना है वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो बहुत समझदार, वोटर बहुत समझदार हो गया है। अब वो चला गया टाइम कि रातों रात जो चुनाव बदल जाते थे, या 4 महीने पहले आके लोगों को माइंड चेंज कर दिया जाता था। अब वो यूथ बहुत आगे आ गया है, वो बहुत एजुकेटेड है यूथ। अभी सोशल मीडिया से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, लोग अवेयरनेस बहुत बढ़ी है इन चीज़ों में। और एक चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि एक आदमी ने अपने मकान में 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, लेकिन उस मकान के लिए अगेंस्ट वो बैंक से 50,000 रुपये भी नहीं ले सकता। उसको उसका आज तक मालिकाना हक ही नहीं मिला, जो 20 साल से कहते आ रहे थे, जिस आधार पर जीतते आ रहे थे। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, उस आदमी को अगर आज आप मालिकाना हक दे देते हो आप, तो आप उसका फ्री होल्ड करने की फीस लीजिए, आपको पैसा आएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसा आएगा, उसको मालिकाना हक मिल जाएगा, वो आदमी मजबूत होगा, कारोबार से मजबूत होगा, बैंक में मकान रखेगा, पैसा लेगा, अपने बच्चों को कारोबार कराएगा। तो विकास तो इन्हीं चीज़ों से बढ़ेगा ना। तो हमारे देश की, यहाँ प्रदेश के नेता ये नहीं सोचते हैं कि हम विकास की बात करें। अरे आपको विकास के लिए कोई फैक्ट्री लगा के लोगों को नौकरियाँ नहीं देनी है, हम नहीं मांग रहे आप फैक्ट्री लगा के हमें दो और हमें नौकरियाँ दो। आप जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, आज हमारा जो मकान है आप फ्री होल्ड करिए। हमारे मकान की वैल्यू आज हमें पता चलेगी। आज हम 50 लाख रुपये अपने बैंक के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, तो अपना कारोबार कर सकते हैं, उससे होगा विकास। अगर आज मेरे पास, मैं आज रिक्शा चला रहा हूँ और मेरे घर की कीमत, मेरा घर जो है, घर है मेरे पास, लेकिन कागज़ों में कीमत उसकी 50,000 की नहीं है, वैसे कीमत उसकी 10 लाख रुपए की भी है। तो 10 लाख के घर की मैं अगेंस्ट 5 लाख रुपए लेके मैं कारोबार भी कर सकता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ, उससे होगा विकास। इन नेताओं के ढिंडोरे पीटने से विकास नहीं होगा। जो लोग कहते हैं विकास पुरुष, विकास माता, विकास भैया, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये नेता हैं। विकास पुरुष की अगर हम बात करें तो पंडित नरेंद्र तिवारी जी, स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी थे, जिन्होंने देश का नक्शा बदला। नरेंद्र तिवारी जी थे जिन्होंने इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया था। तो इन्हीं नेताओं ने उनके लिए भी गड्ढा खोदा था। अगर उस टाइम में यहाँ पर नरेंद्र तिवारी जी को जिताया होता तो केंद्रीय प्रधानमंत्री की दावेदारी में थे, वो कुछ करके दिखाते। तो ऐसे लोग रहे, लेकिन यहाँ पर अच्छा काम करने वाले के लिए, टांग खींचने के लिए भी हम ही लोगों के बीच में से लोग होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मैंने कुछ काम किया है, अगर मैं बिलीव करता हूँ, एक गुलदस्ता है हमारा शहर, सर्व समाज की राजनीति करता हूँ, सर्व समाज को साथ में लेकर चलने की बात करता हूँ। मैं किसी एक समाज की बात नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे एक नारा शुरू से है, सब भाई भाई हैं, इन सबको एक रखने की बात करता हूँ। सब एक होकर रहेंगे तो वो जैसा भी कहा, जितने दिए होंगे इतनी रोशनी होगी। तो जहाँ सब 4 भाई एक साथ होंगे तो विकास भी होगा, प्यार भी बढ़ेगा, नफरतें नहीं होंगी। अगर आप राजनीतिक में, अब ये स्तर इतना कर गया राजनीति का, धार्मिक, धर्म को लेकर राजनीति करने लगे हैं लोग, जिसका एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है आने वाली जनरेशन के ऊपर भी। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को कि अब आदमी धर्म से जानेगा ये कौन है, पहले विकास कौन था, अशरफ कौन था, वो दोस्त हुआ करते थे। अब ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब इंसान है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भाई भाई की तरह रहो, एक दूसरे के काम आओ, राजनीति तो होती रहेगी। तो मैं सबको साथ में लेकर चलना चाहता हूँ कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहें, एक दूसरे के अच्छे में शरीक हों, एक दूसरे के बुरे में शरीक हों, तो विकास तो हमारा अपना भी हो जाएगा फिर। और ये धर्म की राजनीति से बहुत दूर रहें, मेरे तो ये एक मानना। और इसी चीज़ को मैं शुरू से, पहले चुनाव से लेकर चल रहा हूँ और आखिर तक मेरा ये रहेगा कि सर्व धर्म एक साथ रहें, और उसी को लेकर मैं हमेशा, इस चीज़ से मैं कभी नहीं भटकूँगा। और चाहे इससे मुझे कहीं कुछ वोटों को नुकसान भी होता हो तो हो, लेकिन मैं सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने का मेरा शुरू से एक मकसद था, और सबको एक साथ जोड़ने का मकसद है, वो हमेशा रहेगा। जी, तो ये थी हमारी आज की खास चर्चा समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद जी के साथ। शोएब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका JJN न्यूज़ में आने के लिए। बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।